हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं परमार्थ इंडिया। तो बच्चों, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं दो लेक्चर्स में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी दो वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। दिस इज लेक्चर नंबर 3 इन विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट एटॉमिक मॉडल्स। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे थॉमसन मॉडल की, देन रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्या? थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने, उसके बाद फिर उन्होंने ये एटॉमिक मॉडल भी दिया था। तो बच्चों, इस मॉडल के बारे में हम बात करते हैं। इस मॉडल की खास बात ये है कि इन्होंने जो मॉडल दिया था, क्या बोलते हैं, जे थॉमसन ने, और इसका ये बिल्कुल इस तरीके का था जैसे कि वाटरमेलन होता है। ठीक है, इस मॉडल को वाटरमेलन, रेजिन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। 1898 की बात है। तो इन्होंने बताया था कि जो एटम होता है वो क्या होता है कि स्फीयर होता है। क्या होता है बच्चों? स्फीयर होता है, और उस स्फीयर की रेडियस अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर की होती है। यानी 10⁻⁻10 मीटर रेडियस का क्या होता है? गोला होता है, एक स्फीयर होता है। ठीक है, जो क्या होता है, बिल्कुल वैसा होता है जैसे कि अंदर से आप कट करेंगे तो जैसे कि वाटरमेलन में रेड पार्ट होता है, उस तरीके से इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या है, पूरी तरीके से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। उस पॉजिटिव चार्ज में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। चलो मैं आज समझाता हूं। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो एटम होता है वो कैसा होता है कि स्फीयर होता है। इसकी रेडियस होती है क्या बच्चों? 10⁻⁻10 मीटर। और इसमें क्या होता है बच्चों कि पूरे एटम में क्या होता है, रेड पार्ट क्या होता है, इस तरीके से आपने देखा वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है, रेडिश कर्नेल जो होती है बीच में, और उसकी तरह से पूरे में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसका? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है, पूरे में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपको मालूम है कि जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, यानी पूरा का पूरा मास डिपेंड करता है प्रोटॉन पर, यानी पॉजिटिव चार्ज पर। तो ये खास बात थी इस एटम की इस मॉडल की खास बात ये थी कि इस मॉडल में ये बताया गया था कि जो मास होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन होल एटम। क्यों? कि पूरे एटम में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और जैसे तरबूज की तरह, वाटरमेलन की तरह जैसे सीड होते हैं, वैसे क्या है, नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जगह जगह पर एम्बेडेड होते हैं, और वो क्या काम करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, इस बात से एक बात तो कंफर्म हो गई कि इन्होंने अपने एटम में न्यूट्रलिटी के लिए एक्सप्लेन कर दिया था कि न्यूट्रलिटी, एटम न्यूट्रल क्यों होता है। ठीक है, तो ये क्या था, इलेक्ट्रॉन, और ये जो पार्ट दिख रहा है वो क्या था बच्चों, पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन्स कह सकते हो। और ये क्या था बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स थे ये। ठीक है, ये जो जगह जगह पर दिखाई दे रहे हैं, ये जो माइनस चार्ज दिखा दिया, ये क्या थे बच्चों, इलेक्ट्रॉन। पूरे के एटम में क्या है, ये एम्बेडेड है। ठीक है, जैसे वाटरमेलन होता है, समझ रहे हैं ना बच्चों। तो इन्होंने बता दिया था कि पूरे एटम में क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। समझ रहे हैं, और वो न्यूट्रलाइज करते हैं। समझ रहे हैं। तो उस समय लोगों को ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी। वैसे आप देख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या कर दें, बिल्कुल पास कर दें तो वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। पर वो कोई बात ना, उनकी बात को उस समय मान लिया गया, बोले चलो ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी पूरे एटम में क्या है, जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली है। ठीक है, तो ये खास बात थी इसकी, इक्वल मास का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने बताया था। ठीक है, फिर बाद में जो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसके मामले में ये बिल्कुल फेल हो गया और उसे एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर पाया, तो ये क्या हो गया, फेल हो गया। चलो इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, ये बात बच्चों इन 1898, ठीक है, थॉमसन
proposed a model, ठीक है, which is known as plum pudding model. plum पुडिंग, कॉमा, प्लम पुडिंग के बाद वाटरमेलन, ठीक है, वाटरमेलन मॉडल, इसे रेजिन मॉडल भी बोलते हैं बेटा, वाटरमेलन, ठीक है, वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। तो यहां पर वाटरमेलन वाली बात, प्लम पुडिंग क्या होता है, जो छोटे छोटे पुडिंग्स होते नहीं है वो उसमें सीड्स इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिसमें इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें पुडिंग्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1898 की बात है, थॉमसन प्रपोज्ड अ मॉडल विच इज नोन एज क्या बच्चों, प्लम पुडिंग मॉडल एंड वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ठीक है बच्चों, और इस मॉडल के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात क्या, एटम इज अ स्फीयर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, रेडियस, ठीक है, इतनी रेडियस का स्फीयर होता है, ठीक है, in which positive charge is equally distributed like red part of watermelon, ठीक है बच्चों, जैसे वाटरमेलन की रेडिस कर्नेल होती है उसी तरीके से इसमें पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर embedded into positive charge like seeds, क्या बच्चों, like seeds in watermelon, ठीक है, जैसे सीड्स वाटरमेलन में होते हैं उसी की तरह क्या होता है यहां पर, क्या एम्बेडेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं, चलो 1 2 नहीं डाल रहे, ठीक है, इसका नेक्स्ट फीचर था जो मेन फीचर था, ठीक है, द मेन फीचर ऑफ this model was, the main feature of this model is equally distribution of mass over the atom, ठीक है बच्चों, द मेन फीचर ऑफ दिस मॉडल इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लिखो इक्वली नहीं, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ओवर दी एटम। पूरे एटम में क्या है, मास का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इन्होंने जो एक्सप्लेन किया था वो न्यूट्रलिटी के बारे में बताया था कि एटम क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, दिस मॉडल explains the neutrality of atom। तो क्या कर देता है, ये न्यूट्रलिटी के बारे में बता देता है। समझ रहे बच्चों, और न्यूट्रलिटी वाली बात बता दी थी। और लास्ट में अगर इसकी ड्रॉबैक्स की बात करें तो ये ड्रॉबैक्स अलग से लिख लो। तो ये रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो नीचे एक लाइन और लिख दो बच्चों, इट फेल्स टू explain the alpha scattering experiment। ठीक है, तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके बाद जो और फर्दर एक्सपेरिमेंट हुए उन्हें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। तो इसे नोट कर लीजिए, कैसा छोटी सी पिक्चर बना लीजिए। इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज बीच बीच में एम्बेडेड है। ठीक है, इस तरीके से, और नोट कर लीजिए। और ये क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। और ये पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बात करते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं आगे। ये समझ में आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो अब करते हैं बच्चों इसे इरेज। तो बात करते हैं अगले मॉडल की इसके बाद। तो जल्दी जल्दी इरेज कर देते हैं इसे। अरे इरेज हो जा भाई। तो ओके, तो अगला बात करते हैं बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड और इनके स्टूडेंट ने किया था। तो क्या था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? ठीक है, तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या काम किया था, एक चैम्बर लिया था, लेड चैम्बर। ठीक है, और इसमें उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा था। ठीक है बच्चों, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, और यहां से उन्होंने क्या काम किया, यहां एक गोल्ड फॉइल लगाई थी। क्या बच्चों, गोल्ड फॉइल लगाई थी। मैं इस तरीके से फॉइल बना दे रहा हूं। ठीक है, और गोल्ड फॉइल बम्बार्डेड की थी विद द हेल्प ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डेड की थी क्या, गोल्ड फॉइल। ही बम्बार्डेड क्या बच्चों, गोल्ड फॉइल बाय अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने क्या काम किया था, इस गोल्ड फॉइल को फोटोग्राफिक फिल्म या प्लेट कह सकते हो, फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, और यहां पर बम्बार्डमेंट किया था। और यहां पर एक स्लिट ले लो कि केवल यहीं से निकल के जाए, स्लिट। ओके, अब जब बम्बार्डिंग की तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि
इस तरीके से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज स्ट्रेट, और कुछ एक ऐसे थे जो अपने पाथ से डेविएट हो गए थे। ओके, और एक ऐसा भी था एक आध दो कि जो अपने ही पाथ पर वापस आ गया था, बाउंस्ड बैक। तो उन्होंने क्या देखा था बच्चों कि अल्फा पार्टिकल की जब बम्बार्ड कराई थी ये क्या गोल्ड फॉयल, तो गोल्ड फॉयल थोड़ी मोटी कर देता हूं इस तरीके से, बहुत थिन फॉयल थी, ठीक है, गोल्ड फॉयल, थिन गोल्ड फॉयल। जब गोल्ड फॉयल बम्बार्डेड कराई थी अल्फा पार्टिकल से, ये अल्फा पार्टिकल, तो हुआ क्या बच्चों कि इसमें से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या है, बिना डिफ्लेक्शन के क्या है, सीधे निकल जाते हैं, सीधे पास हो जाते हैं और जाके सामने फोटोग्राफिक प्लेट पर टकरा रहे थे। तो इससे शाइनिंग प्रोड्यूस हो रही थी, इससे मालूम पड़ रहा था कि फोटोग्राफिक प्लेट वहां डैमेज हो रही थी, तो मालूम पड़ रहा था कि यहां पर क्या है, अल्फा पार्टिकल टकरा रहे हैं। बट यहां पर ये सोच रहे थे कि भाई एटम में क्या होता है, ये एटम की बनी हुई सीट है, इसमें क्या होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसका, पॉजिटिव चार्ज का। इसलिए पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज रिपेल होके क्या है, वापस आना चाहिए था, ठीक है, यानी बट ऐसा नहीं देखने को मिल रहा था। इससे उन्होंने इसके जो ऑब्जर्वेशन थे, ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो कंक्लूजन निकाले थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मॉडल दिया था। तो बोले कि यार यहां पर हो क्या रहा, उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है, सम डिफ्लेक्टेड टुवर्ड लेफ्ट एंड राइट, और क्या होता है बच्चों, वेरी फ्यू कम्स बैक एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। तो आप इसे बनाना चाहें तो बना लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसके बारे में लिखता हूं उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया था ये सब। ओके बच्चों, तो इसे करते हैं इरेज, ठीक है। तो यहां लिखते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, चलो ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या थे बच्चों, नंबर 1, ठीक है, मोस्ट ऑफ दी, मोस्ट ऑफ दी अल्फा particles passed through gold foil undeflected, ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या है, अनडिफ्लेक्टेड, उससे पास हो गई। नंबर 2, सम ऑफ देम, ठीक है, deflected, ठीक है, बाई a small angle, ठीक है बच्चों। तो सम ऑफ देम डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, एक स्मॉल एंगल से थोड़ी क्या है, डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। नंबर 3, ठीक है, अ वेरी फ्यू, क्या बच्चों, अ वेरी फ्यू वन इन 20,000, समझ रहे हैं, ठीक है, बाउंस्ड बैक, at the angle of
180 डिग्री। ये 3 ऑब्जर्वेशन उनके थे और 3 ऑब्जर्वेशन के ऊपर उन्होंने क्या है, कंक्लूजन निकाले थे। क्या बच्चों, कंक्लूजन निकाले थे और उस कंक्लूजन के बेस पर उन्होंने क्या दिया था, रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल। ये कंक्लूजन आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में मैं बात करता हूं क्या, रदरफोर्ड के मॉडल, सॉरी ऑब्जर्वेशन की बात, सॉरी ऑब्जर्वेशन की बात क्या है, कंक्लूजन की बात करेंगे। ओके, तो इसे करते हैं रेस और आगे बात करते हैं इनके कंक्लूजन की। ठीक है, क्या क्या कंक्लूजन्स निकाले थे इन्होंने। ठीक है, कंक्लूजन्स। कंक्लूजन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहली बात ये थी कि इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट था वो क्या था बच्चों, हॉलो था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज hollow from where alpha particle passed undeflected। सही बच्चों, तो यहां पर उन्होंने दिखा कि अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल क्यों निकल रहा है, यानी ज्यादातर पार्ट एटम का क्या है, हॉलो। सबसे पहली बात ये आई है, तो सबके दिमाग में ये था कि भाई आप पूरा का पूरा सॉलिड होता है, तो ये बात सबको हजम नहीं हो रही थी, बट करना मजबूरी थी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी बात ये थी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया था तो हजम तो करनी थी सबको। दूसरा क्या था बच्चों, कि उन्होंने बताया था some of the alpha particle must be deflected due to repulsion it means positive charge of the atom is concentrated in small volume। क्या बच्चों, स्मॉल वॉल्यूम। तीसरी बात उन्होंने कहा था कि उन्होंने बताया था कि ये बाद में इसका नाम क्या था, जो पॉजिटिव चार्ज का नाम क्या पड़ा था, न्यूक्लियस। तो उन्होंने बताया था, उन्होंने कैलकुलेशन की थी कि जो पॉजिटिव पार्ट है जिसे न्यूक्लियस हम बोल रहे हैं, तो वो पॉजिटिव पार्ट की रेडियस बहुत कम है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कैलकुलेटेड, रदरफोर्ड लिख देते हैं, रदरफोर्ड calculated that the radius of positive charge जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, इज 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, विच इज वेरी स्मॉल। ठीक है, एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ एटम। समझ रहे बच्चों, 1 लाख गुना छोटा था ये, समझ रहे।
किससे, जो रेडियस थी किसकी, एटम की। तो ये तीनों कॉन्क्लूजन्स निकाले थे या फिर ये कैलकुलेशन की थी इन्होंने। तो इन सारे कॉन्क्लूजन के बेस पर इन्होंने जो मॉडल दिया था उस मॉडल को क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड मॉडल। तो इसे नोट कर लो और फिर वो हम क्या क्या बातें कही थी वो लिखवा देते हैं। जनरली इसी से सिमिलर बातें थी और रदरफोर्ड मॉडल में वो लिखवा देते हैं। पहले ये नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी। ओके बच्चों, तो बात करते हैं आगे और इसे करते हैं रेस। कॉन्क्लूजन की बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन कॉन्क्लूजन के बेस पर उन्होंने क्या बातें कही थी मॉडल में, ठीक है बच्चों। तो अगली हेडिंग डालते हैं क्या बच्चों, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था एटम का वो क्या था, उसके बारे में अब हम क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ठीक है, नंबर 1 क्या, मोस्ट ऑफ द मास एंड पॉजिटिव चार्ज is concentrated at the center of atom, ठीक है, which was called क्या, न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों। न्यूक्लियस जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस जो सेल को पूरी को क्या काम करता है, कंट्रोल करके रखता है। सिमिलरली उसी तरीके से क्या होगा, यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर भी न्यूक्लियस होता है जो इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, जिसे क्या कहा गया था, न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों। तो ये बात हो गई। नंबर 2, ठीक है, क्या बच्चों, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन मूव्स around the nucleus in circular paths, ठीक है, सर्कुलर पाथ्स, ठीक है, कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो उन्होंने कहा था कि क्या होता है, जो एटम होता है बच्चों, ये न्यूक्लियस है और उसके अराउंड क्या है, ये सर्कुलर पाथ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। उस सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थी बच्चों दूसरी बात। तीसरी बात उन्होंने ये कही थी कि बच्चों, पहली बात तो हो गई कि भैया यहाँ पर सारा का सारा जो चार्ज होता है, मास होता है, वो कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, बोले सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है। दूसरा क्या होता है बच्चों कि वहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। तीसरी बच्चों बात क्या थी बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो
बच्चों ये बात कही थी क्या, ये है क्या बच्चों, रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है बच्चों, तो तीन बातें यहां पर आ गई। मोस्ट ऑफ द मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम। यहां पर ये क्या है बच्चों, न्यूक्लियस। क्या बच्चों, न्यूक्लियस। और ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है, ये सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट। और तीसरी बात क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई बात क्या बच्चों, रदरफोर्ड मॉडल की। अब रदरफोर्ड मॉडल के बाद अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रॉबैक की। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर अभी हम बात करते हैं किसकी, ड्रॉबैक की। ओके, तो इसे अब इरेज कर दें। ओके, तो भैया यहां पर ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं एक दो की। ठीक है बच्चों, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, तो इसकी ड्रॉबैक की बात करें। सबसे पहले हम बताएं कि इनके बाद एक साइंटिस्ट आए थे मैक्सवेल, बहुत ही बिंदास साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छी उन्होंने रिसर्च करी थी। उन्होंने बताया था कि कोई चार्ज पार्टिकल, क्या बच्चों, कि कोई चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है चाहे प्रोटॉन हो सकता है, कि जब वो एसिलरेटेड मोशन करता है, मतलब वो एसिलरेशन कर रहा होता है, तो वो क्या काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करता है। इसे अब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ईएम वेव होती हैं, तो ईएम वेव को वो क्या करता है, एमिट करता है। ठीक है बच्चों, ईएम वेव को एमिट करेगा और वो क्या, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। अगर वो क्या एक्सीलरेटेड मोशन करेगा तो ईएम वेव एमिट करेगा और खुद की एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी बेस पर उन्होंने कहा था कि भाई एक बात बताइए कि आपका एटम ये है और इसमें सेंटर में ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है और ये रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये अगर रिवॉल्व कर रहा है तो अगर मान के चलिए आगे ये यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी डेफिनेटली यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगी। यानी मैं कहूँ इसका एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, ये एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीलरेशन होगा। तो फिर क्या होगा, इसे ईएम वेव एमिट करनी चाहिए। क्या बच्चों, ईएम वेव एमिट करनी चाहिए। और अगर ईएम वेव एमिट करेगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो बहुत ही कम टाइम में ये 10⁻⁻8 सेकंड में आके ये इस न्यूक्लियस में आके इंसर्ट हो जाएगा और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर उसके बाद ये स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए। इसके बाद क्या हुआ बच्चों कि आगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हुई, या फिर हर चीज का स्पेक्ट्रम होता है, तो बोले स्पेक्ट्रम में एक चीज सामने आई कि बोले लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में ये नहीं बता पाए कि हाइड्रोजन के एटम में का जो स्पेक्ट्रम होता है तो उसमें डिफरेंट लाइंस क्यों होती हैं। भाई आपको मालूम होगा, स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, ठीक है, तीसरा एनर्जी लेवल, तो ट्रांजिशन होता है पहले से, यहां से पहले लास्ट वाले से पहले में हो गया, फिर सेकंड लास्ट में हो गया, तो अलग अलग लाइन से निकलती हैं। बट ये कह रहे हैं कि भैया एक सर्कुलर ऑर्बिट होती है, यहीं घूमता है इलेक्ट्रॉन, तो भैया यहाँ इनकी अगर यहाँ पर ट्रांजिशन कहाँ होगा, कहीं नहीं होगा। तो ये इस लाइंस के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसे आगे बात करेंगे, बोर्स का मॉडल पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पर दो बातें लिख देते हैं हम कि फेल्योर क्यों हुआ, इनका मॉडल फेल क्यों हुआ। ठीक है बच्चों, तो नंबर 1, he could not
he could not explain the stability of atom. नंबर 2 या इट लिख दो, हाँ ही कुड नॉट, ठीक है। अब एटम के बारे में उनका बेचारे को नाम क्यों लिख रहे हो, ठीक है। एटम के बारे में, मॉडल के बारे में लिखिए, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। और दूसरा क्या बच्चों, it also not explain the line spectra of hydrogen, ठीक है। हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा को नहीं बता पाया। तो ये 2 बातें हो गई बच्चों, और आई होप आपके समझ में ये पूरा का पूरा एटम आ गया होगा। पहले हमने क्या किया, इसका ऑब्जर्वेशन के बारे में, पहले ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उसके कंक्लूजन निकाले, कंक्लूजन के बाद हमने क्या किए थे, इसके एटम का जो मॉडल बनाया था, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल। पिछले वाले में प्लम पुडिंग मॉडल 1898 में दिया था, किसने, जे थॉमसन ने। ये किसने दिया था बच्चों, रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट ने, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ठीक है बच्चों, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले लेक्चर में।